हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं आपका होस्ट सुमित सब्रवाल। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, ये वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक जनरल टर्म है जिसके नाम से पता लगता है कि भाई हमें अपने फाइनेंसिस को प्लान करना है। पर हमें अपने फाइनेंसिस को कैसे प्लान करना चाहिए, फाइनेंस प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके क्या क्या पिलर्स हैं, एक आम आदमी की लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग उसे कौन कौन से पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, किन किन चीज़ों को कवर करके चलना है, ये सारा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन आपको ये हेल्प करेगा जानने में कि अगर आपको अपने लाइफ के अंदर अपने फाइनेंसिस को सही तरीके से यूज़ करना है और मैनेज करना है तो आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन प्रोडक्ट्स में, किन किन सर्विसेज में और किन किन एस्पेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे एस्पेक्ट समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का आज जो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमारे पिलर्स क्या हैं। तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर हम अपने फाइनेंसिस को प्लान करते हैं तो उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला पिलर आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें रिस्क को कैसे मैनेज करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर आता है रिटायरमेंट प्लानिंग, कि हमें अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है। चौथा पिलर है हमारा टैक्स प्लानिंग, जो कि सारे एस्पेक्ट्स में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पांचवा जो कि हमारे लाइफ स्टेज के आखिरी में आता है वो आता है कि एस्टेट प्लानिंग एंड वेल्थ ट्रांसफ़र। तो आज हम इन 5 पिलर्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि हमें इन पिलर्स के अंदर क्या क्या है और हमें इन पिलर्स को कैसे कैसे जो है स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट करना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, सो दैट कि हमारी लाइफ के जितनी भी स्टेजेस हैं वो स्मूथली चल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले पिलर से जो है रिस्क मैनेजमेंट। तो इस पहले पिलर को हम स्टडी करते हैं कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो जैसे नाम से पता लगता है कि रिस्क का मतलब कि भाई आज अगर मेरी एक लाइफ चल रही है तो मेरी लाइफ में किस किस चीज़ का रिस्क है जिसकी वजह से जो है मेरे को नुकसान हो सकता है या मेरी जो लाइफ है वो जो स्मूथ चल रही है वो स्मूथनेस ख़त्म हो सकती है। तो अगर लेट से मैं अपना एग्जांपल लूँ और मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए ये देखें हम इसको कि भाई रिस्क लाइफ में क्या आ सकते हैं। तो पहला रिस्क जो मुझे लगता है और जो इनफैक्ट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है मेरी लाइफ का रिस्क, कि भाई आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं गाड़ी से कहीं घूमने जा रहा था और वहाँ पे रास्ते में जो है मेरा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई। अब सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आज मैं नहीं रहूँ तो जो मैं इनकम अर्न करता हूँ वो आगे वो इनकम अर्न नहीं होगी, तो मेरी फैमिली अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करेगी। तो जो सबसे पहला रिस्क जो दिखता है वो इम्पॉर्टेंट रिस्क वो है लाइफ का रिस्क, यानी कि आज अगर मेरी लाइफ नहीं रहे और वो इनकम जो मैं अर्न करता हूँ वो नहीं आए तो मेरी फैमिली अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करेगी और फैमिली जो है वो फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पहला रिस्क जो हमें मैनेज करना है वो है अपनी लाइफ का रिस्क, नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं नंबर 2। चलो हमने अपनी लाइफ के रिस्क को मैनेज कर लिया। अब हम आगे चलते हैं कि दूसरा रिस्क मेरी लाइफ में क्या आ सकता है। सब ठीक चल रहा है, मेरी लाइफ को भी सिक्योर है। अब मैं सेकंड रिस्क की बात करता हूँ, वो है मेरी हेल्थ का रिस्क। हेल्थ का रिस्क कि भाई आज की डेट में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज लोग ज़्यादा करते नहीं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और उसकी वजह से जो है एक एज के बाद जो है डिजीज़ पकड़ना शुरू कर देती हैं। एक तो हो गया कि भाई कोई बीमारी होगी, किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है। तो इनसे जो मेंटल ट्रॉमा है वो तो है ही है, पर इसकी वजह से जो आपका हॉस्पिटल्स में जो खर्चा होता है, जो डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है, जो आपके टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं, जो आप मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी एक्सपेंसेस हैं जो आपने नहीं फोर्सी किए होते। तो भाई मेरी हेल्थ का रिस्क है। दूसरा हेल्थ का रिस्क ये है कि भाई सब ठीक चल रहा था, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, भगवान की दया से डेथ नहीं हुई पर चोट ज़्यादा लगी और उसके लिए वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और आज की डेट में अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और कोई सर्जरी या कोई ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ती है तो डेफिनेटली खर्चा बहुत होता है, वो खर्चा आपकी सेविंग्स को एरोड कर सकता है। तो दूसरा रिस्क जो दिखता है वो क्या है कि हेल्थ का रिस्क है। तो पहला लाइफ का रिस्क है, दूसरा
हेल्थ का रिस्क है कि भाई लाइफ ना रहे, दूसरा हेल्थ ख़राब हो जाए किसी भी वजह से, एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से। तो ये 2 रिस्क हो गए। अब लाइफ में और तीसरा रिस्क क्या हो सकता है? तीसरा रिस्क ये है कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास एक 2 व्हीलर भी है, और कल को मैं अगर गाड़ी से जा रहा था तो किसी ने पीछे से आके हिट कर दिया, तो गाड़ी को जो हिट हुआ तो गाड़ी को नुकसान हुआ। तो भाई गाड़ी को नुकसान हुआ तो अब वो भी खर्चा है, तो वो भी रिस्क है। तीसरा ये भी हो सकता है कि गाड़ी से मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में किसी एक दूसरे आदमी की डेथ हो गई, तो थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, एक जो है एक्सीडेंटल डेथ भी हो गई। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होएगी इमोशनल, वो तो अलग है ही है, पर उसकी वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो फाइनेंशियल जो खर्चा हो सकता है, तो वो भी एक रिस्क है। तो तीसरा रिस्क क्या हुआ हमारा? मोटर का रिस्क हो गया। तो मेरी लाइफ में अगर हम देखें, हर किसी की लाइफ में एक मेरी लाइफ का रिस्क है, एक मेरे हेल्थ का रिस्क है, एक मेरा जो मोटर मैं जो ड्राइव करता हूँ, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो उसकी वजह से रिस्क है। और रिस्क क्या हो सकता है? चौथा रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क। अब प्रॉपर्टी रिस्क क्या है भाई? हम घर में रहते हैं, अब घर के अंदर अगर चोरी हो जाए और मेरा सामान सारा चला जाए, तो ये भी एक रिस्क है कि भाई टीवी नहीं चला गया, मोबाइल फ़ोन चला गया, लैपटॉप चले गए और माइक्रोवेव उठा लिया, तो ये भी एक नुकसान है, तो ये भी रिस्क है। तो ये घर के अंदर हर किसी के सामान होता है, किसी का घर थोड़ा ज़्यादा जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं वहाँ पे महंगी चीज़ें होती हैं, आम आदमी में थोड़ी कम होती हैं, पर रिस्क तो हर किसी के घर के अंदर होता है चोरी का। और घर के अंदर क्या रिस्क हो सकता है कि भाई अर्थक्वेक आया और घर जो है वो टूट गया। अब डेफिनेटली आज की डेट में अगर आप ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे तो जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जहाँ पे आपका घर बह जाता है, लोगों का नुकसान होता है, तो ये रिस्क भी है। तो प्रॉपर्टी के अंदर पहला तो आ गया कि हमारे घर का, दूसरा जो लोग बिज़नेस करते हैं जिनकी दुकान है, तो उनकी दुकान का भी रिस्क है। अब दुकान का रिस्क क्या है कि भाई दुकान के अंदर सामान था और जो है वो किसी ने जो है दुकान का माल चोरी कर लिया। अब वो जो माल चोरी किया मतलब वो पैसा जो है वो नुकसान हो गया, तो ये एक रिस्क है। इस रिस्क को भी कवर करना है कि भाई कल को नुकसान ना हो। दूसरा, जहाँ दुकान थी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तो जो है वो माल सारा उसका नुकसान हो गया, तो ये भी एक रिस्क है। अब किसी के गोडाउन के अंदर अगर लेट से 50 लाख का सामान पड़ा है और उसके गोडाउन में आग लग गई, तो उसका तो सब कुछ चलते हुए सारा जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये हो गया हमारे शॉप का रिस्क। फिर आ गया कोई अगर ऑफिस में है, किसी ने अपनी कंपनी खोल रखी है, किसी का अपना ऑफिस है, अब उस ऑफिस में भी रिस्क है। ऑफिस में भी तरह तरह के रिस्क होते हैं। एक रिस्क हो गया कि भाई किसी एम्प्लॉई ने अगर किसी कस्टमर के साथ कोई गलत कर दिया या फिर उस कस्टमर ने जो है केस डाल दिया, उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो भी एक रिस्क है। उसके बाद ऑफिस के अंदर भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो उसका भी रिस्क है। तो प्रॉपर्टी रिस्क इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये 4 रिस्क हैं, मेरी लाइफ का रिस्क, मेरे हेल्थ का रिस्क, मेरे मोटर का रिस्क और मेरा जो है प्रॉपर्टी रिस्क। इसके बाद एक और रिस्क होता है कंटिजेंसी रिस्क। कंटिजेंसी रिस्क क्या होता है? कंटिजेंसी रिस्क होता है कि भाई कुछ प्लान नहीं था पर वो रिस्क जो है एकदम से आ गया। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब बिल्कुल ठीक चल रही है। अब मैं जॉब करते करते अचानक से जो है कंपनी ने एक नोटिस निकाला और बोल दिया कि जी अब हमारे को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं जो जॉब कर रहा था, अगले दिन जो है मेरी नौकरी मेरे हाथ में नहीं रहती। कंपनी मुझे 1 महीने का सैलरी देती है, जो भी मेरा नोटिस पीरियड है, और मुझे बोल दिया कि जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये रिस्क भी हो सकता है, ये डेफिनेटली रिस्क है। तो ये कंटिजेंसी रिस्क ऐसा है कि जो प्लान नहीं था, कुछ पता नहीं था और अचानक से आया और जो है मेरी जो है वो नौकरी चली गई। तो नौकरी चली गई तो क्या हुआ? अब जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलती, अब वो 1 महीने भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, पर मेरे खर्चे तो चलते रहेंगे। तो जो एक्सपेंसेस मेरे अगले, जब तक मेरी जॉब नहीं लगती तो मेरी इनकम आनी बंद होगी, पर मेरा जो एक्सपेंसेस हैं वो चल रहे हैं। तो इसलिए ये एक कंटिजेंसी रिस्क है। ये रिस्क तो ऐसे ऐसे कई रिस्क हैं कि जहाँ पे कि भाई जॉब आपकी चली गई, आपको नहीं जो है हुआ, बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, 2 महीने जो है आपका काम ठीक नहीं चला, वो भी एक रिस्क है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो आपके चल रहे हैं पर आपका काम ठीक नहीं चला। तो अगर अब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हमने जो भी बात करी कि रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों से हम अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो एक आम आदमी, अगर कोई भी, आप किसी भी लाइफ स्टेज में हैं, अगर आप देखें तो आपके ये 5 रिस्क अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में रिस्क मैनेज कर लेते हैं।
अब ये पहला हो गया, इसको याद रखिए, लाइफ का रिस्क, दूसरा हेल्थ का रिस्क, तीसरा मोटर का रिस्क, चौथा प्रॉपर्टी रिस्क और पांचवा कंटिजेंसी रिस्क। अब इनको कैसे करना है, अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे कि हम इनको कैसे कैसे अब इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और अगर हमने एक बार ये कर लिया तो हमारी ज़िंदगी आगे सुकून से चलेगी। हमें ये पता होगा कि हाँ यार, कल को अगर मेरी डेथ हो जाती है लाइफ रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उस रिस्क को मैनेज किया हुआ है, तो जो इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ वो इनकम आगे मेरी फैमिली को आती रहेगी। हेल्थ रिस्क के अंदर कि कल को अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, तो भैया मेरे को अपनी सेविंग्स नहीं निकालनी पड़ेगी, मैंने वो रिस्क मैनेज किया हुआ है, तो वो खर्चा जो है मेरा, वो मेरे जो मैंने मैनेज किया है उसी के थ्रू हो जाएगा। तो ये मैंने हेल्थ को मैनेज किया हुआ है। और मोटर तो खैर कॉमन है, हम सभी जो है वो इंश्योरेंस लेते हैं मोटर की, तो वहाँ पे हम अपना मोटर का रिस्क कवर कर लेते हैं। पर इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि मोटर के रिस्क में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। चौथा प्रॉपर्टी का रिस्क। अब प्रॉपर्टी के रिस्क को भी अगर हमने मैनेज कर लिया तो दिल को एक सुकून है कि यार अगर मेरा सामान चोरी हो भी जाए तो मैंने इस रिस्क को मैनेज किया हुआ है, मेरे को नुकसान नहीं होगा। और पांचवा कंटिजेंसी रिस्क। कंटिजेंसी रिस्क है कि कल को जॉब चली गई तो कोई बात नहीं, मेरे एक्सपेंसेस मैनेज होते रहेंगे, उसका मैंने हिसाब सेट किया हुआ है। ये भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि हम कंटिजेंसी रिस्क को भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि रिस्क को आपको कैसे मैनेज करना है। तो आप चाहे बिजनेस में हैं, आप चाहे जॉब में हैं, आप चाहे यंग हैं, मिडिल एज हैं, टुवर्ड्स रिटायरमेंट हैं, रिस्क जो है इन्हीं 5 चीज़ों के अराउंड घूमते हैं और हमें इन्हीं रिस्क को मैनेज करना है एक आम आदमी की लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो चलिए अब हम सबसे पहले रिस्क यानी कि लाइफ रिस्क के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अगर हमें अपने लाइफ रिस्क को मिटिगेट करना है तो लाइफ रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कंपनीज़ हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। तो लाइफ के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस का ऑप्शन है और मार्केट के अंदर इतनी देयर आर अराउंड 23-24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ और उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपको कैसा पता लगेगा कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एजेंट एडवाइज़र जो है जिसको आप कांटेक्ट करते हैं या जो आपसे कांटेक्ट करता है वो आपकी नीड एनालिसिस करता है, वो देखता है कि आपकी लाइफ स्टेज क्या है, कि क्या आपकी लाइबिलिटीज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वो सजेस्ट करता है कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, राइट। सो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे पहला प्लान आता है जो कि एक टर्म पॉलिसी है, वो टर्म पॉलिसी क्या है वो उसको ज़रा हम एक बार देखते हैं। टर्म पॉलिसी क्या है? टर्म पॉलिसी एक सिंपल सी चीज़ बोलती है कि भाई हम आपको 1 करोड़ का लेट से सम एश्योर्ड दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे को हर साल इतना पैसा दीजिए, हम आपको 1 करोड़ का रिस्क कवर दे रहे हैं और हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहे हैं पॉलिसी के अंदर कि अगर आपकी डेथ होती है तो डेथ के एवज में हम नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया देंगे, प्रोवाइडेड आप अपने प्रीमियम्स टाइम पे दे रहे हैं, राइट। और अगर डेथ नहीं होती थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी, तो अगर लेट से आपने पॉलिसी ली है 40 साल की, आज आप 40 साल के हैं और आपने 80 साल तक के लिए जो है अपने आप को कवर किया है, तो 40 साल तक जो है हर साल आप प्रीमियम देंगे और 80वें साल में अगर डेथ नहीं होती है तो आपकी पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये है प्योर टर्म पॉलिसी। अब इसमें क्योंकि कोई पैसा वापस नहीं मिलता और कंपनी आपसे सिर्फ उतना ही प्रीमियम लेती है जितना कि उसका एक्सपेंस होता है रिस्क को कवर करने का, तो इसलिए जो है इस पॉलिसी का प्रीमियम सबसे कम होता है। तो मार्केट में आप देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट कंपनीज जो आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड या 50 लाख का सम एश्योर्ड या 2 करोड़ का सम एश्योर्ड उसका जो प्रीमियम है वो नॉमिनल आता है। अब दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब अगर कई कस्टमर्स हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने तो आपको प्रीमियम दिया, आपने तो मुझे कुछ पैसा वापस नहीं किया, तो ऐसी पॉलिसी का क्या फ़ायदा जब आपका पैसा ही आपको वापस नहीं मिल रहा। तो कंपनीज़ ने एक और ऑप्शन निकाला है कि भाई टर्म पॉलिसी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ROP। तो आप देखेंगे अगर आप वेब एग्रीगेटर्स की ऑनलाइन साइट्स पे जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है कि भाई रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या है, नाम से पता लगता है कि भाई आपने जो पैसा दिया है वो पैसा कंपनी आपको वापस कर देगी अगर टर्म ऑफ पॉलिसी में कुछ नहीं होता। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, 40 साल के आदमी ने 40 साल का कवर लिया 80 साल तक और हर साल जो है वो लेट से एक अमाउंट पे कर रहा है।
अब अगर 80 साल तक उसकी डेथ नहीं होती तो 80वें साल में जो भी उसने पैसा दिया था जीएसटी माइनस करके वो पैसा जो है वो उसको वापस दे दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब सुनने में अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। पर एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो प्रीमियम 1 करोड़ के लिए आप प्योर टर्म पॉलिसी में दे रहे थे वो सेम प्रीमियम आप यहाँ नहीं देंगे। यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होगा क्योंकि कंपनी को वो पैसा आपको वापस करना है। तो कंपनी पैसा अपनी जेब से तो देगी नहीं, कंपनी आपसे ही पैसा लेगी, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगी और उसी पैसे से कमा के जो है आपका पैसा आपको वापस कर देगी और अपने एक्सपेंसेस को भी मीट करेगी। तो एक सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए प्योर टर्म पॉलिसी है। प्योर टर्म पॉलिसी किन कस्टमर्स के लिए है? जो कस्टमर्स जो है कम प्रीमियम के अंदर मैक्सिमम कवरेज चाहते हैं और जो थोड़े फाइनेंशियल सेवी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं यार मेरे को रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं चाहिए, मैं उस जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करके उससे मैं अपने रिटर्न्स बना लूँगा, आप मेरे को प्योर सिर्फ रिस्क कवर करिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए टर्म पॉलिसी जो है वो प्योर टर्म पॉलिसी कम प्रीमियम में आपका ये रिस्क मिटिगेट करती है। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर और भी प्रोडक्ट्स आते हैं और वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस सेगमेंट को सूट करते हैं। अब हमने देखा टर्म इंश्योरेंस। दूसरा प्रोडक्ट जो आता है वो आता है एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान क्या करता है? वो इसमें एक सेविंग एलिमेंट डाल देता है। सेविंग एलिमेंट का मतलब ये है, वो ये कहता है कि भाई आप जो मुझे प्रीमियम दे रहे हैं उस प्रीमियम से मैं आपको सम एश्योर्ड तो दूंगा और उतना रिस्क कवर मैं करूंगा, बट जितनी टर्म है पॉलिसी की वो टर्म पूरा होने पे मैं आपको जो है पैसा कमा के भी दूंगा, यानी कि आपके पैसे पे आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो वो सेविंग्स प्लान है, एंडाउमेंट प्लान। अब एंडाउमेंट प्लान के अंदर सेविंग्स क्या है कि लेट से आपने एक 15 साल की जो है एंडाउमेंट पॉलिसी ली जिसमें आप 15 साल प्रीमियम पे करेंगे। लेट से आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया। अब इसमें 20 लाख रुपए तक का रिस्क कवर आपकी लाइफ पे है। कहने का मतलब ये कि अगर 15 साल की टर्म में अगर डेथ हो जाती है तो वो जो सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपए का वो नॉमिनी को मिलेगा। पर अगर डेथ नहीं होती है तो 15 साल के बाद जो भी उस एंडाउमेंट प्लान के अंदर जो भी सम एश्योर्ड है जो 20 लाख रुपए है प्लस उसके अंदर जो बोनस डिक्लेयर होते हैं वो सारे ऐड करके एक जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो आपको दे दी जाती है। तो ये एंडाउमेंट प्लान होता है। अब एंडाउमेंट प्लान के भी आगे 2 पार्ट्स हैं कि भाई वो पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है। और पार्टिसिपेटिंग वर्ड से पता लगता है। पार्टिसिपेटिंग मतलब कि कंपनी का जो भी अर्निंग्स होएगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर क्या होता है कि भाई वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब ये कि भाई आपको हमने बताया कि आपका ये सम एश्योर्ड है, आपको मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा और ये आपका गारंटीड है। अब इसके बियॉन्ड कंपनी जो भी बोनस अर्न करती है या डिक्लेयर करती है उसके अंदर आपकी पॉलिसी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का प्रीमियम जो है वो पार्टिसिपेटिंग से थोड़ा कम होता है। अब ये इंश्योरेंस प्लान्स क्या हेल्प करते हैं आपको? एंडाउमेंट प्लान कहाँ पे काम आता है? एंडाउमेंट प्लान आपको काम आता है कि लेट से आज मेरा बेटा 2 साल का है और मेरे को जो है बेटे के लिए मुझे अपना रिस्क भी कवर करना है और साथ साथ मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो तो उसकी हायर स्टडीज़ के लिए मेरे पास जो है एक लमसम पैसा इकट्ठा हो जाए। तो मैंने क्या किया, मेरा 2 साल का बेटा है तो मैंने जो है इसके लिए एक एंडाउमेंट पॉलिसी ली। जो एंडाउमेंट पॉलिसी मैंने 16 साल की ली कि जब वो 18 साल का होगा तो मेरी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और एक लमसम पैसा मुझे मिल जाएगा। अब अगर मैंने नॉन पार्टिसिपेटिंग एंडाउमेंट प्लान लिया है तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो मैं ये प्लान कर सकता हूँ कि हाँ कि अगर आज लेट से इस पॉलिसी में मेरे को 16 साल के बाद अगर 20 लाख रुपए मिलते हैं तो आई एम श्योर कि मैंने अब 20 लाख रुपए का इंतज़ाम तो कर लिया। तो अगर मैं हर साल ये प्रीमियम पे करता रहूँ तो एक मेरे जो लाइफ का जो रिस्क कवर है वो भी जो है कुछ हद तक मैनेज हो गया, क्योंकि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो कंपनी मेरे को एक लमसम पैसा दे देगी और अगर डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी पे जो है जो पैसा मिलेगा वो मेरे बच्चे की आगे पढ़ाई में काम आ जाएगा। तो एंडाउमेंट प्लान से जो है आप क्या करते हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपको आपकी लाइफ का गोल कब कब आ रहा है कि भाई आपका
आपका बेटा 5 साल का है तो आपको 13 साल के बाद अगर चाहिए, या आपको उसकी हायर स्टडीज़ नहीं तो आपको उसकी ग्रेजुएशन के बाद चाहिए, या आपको बेटे की शादी के लिए चाहिए या बेटी की शादी के लिए चाहिए, तो आपकी लाइफ में जो मेन गोल्स हैं आप उन गोल्स को देखते हुए उसमें कितना टाइम है, तो आज अगर आप उस टाइम की एक पॉलिसी लेके और उसमें पैसा डालना शुरू करते हैं तो जब वो इवेंट आता है तो उस इवेंट में आपके पास एक लमसम पैसा खड़ा होता है जो कि आपके इवेंट को फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करता है। तो अगर आप ये प्लानिंग करके चलते हैं तो ये प्लानिंग जो है वो आगे उस इवेंट पे आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि यार बेटी की शादी करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आप उस बेटी की शादी के लिए शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हुए आ रहे हैं और उस टाइम पे आपको पता है कि आपके पास इतना पैसा अवेलेबल है। तो अभी हमने बात करी एंडोमेंट प्लान की। तीसरा एक और प्लान होता है जो होता है रिटायरमेंट प्लान। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आपको एनुटीज़ देती हैं रिटायरमेंट प्लान कि भाई आप जो है अपनी रिटायरमेंट प्लान जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। अब रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत बिल्कुल है। भाई आज मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में कोई पेंशन नहीं है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब आज है कल नहीं है, और अगर लेट से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हुए मैंने 58 तक जॉब किया और उसके बाद मैं अगर रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन नहीं है तो नंबर 1 तो मेरी रिटायरमेंट में एक्सपेंसेस को कौन मीट करेगा। नंबर 2 चलिए मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब में मेरे को वहाँ से पेंशन मिलेगी, तो क्या जो मुझे पेंशन मिलेगी उस टाइम पे वो मेरे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सफिशेंट होगी, या मेरे को एक एडिशनल रिटायरमेंट के कॉर्पस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ भी है। मैं बिज़नेसमैन हूँ, आज मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे में एनर्जी है, मेरे साथ एज है, कल को जब मैं ओल्ड एज में आऊँगा और मेरे बिज़नेस करने की हिम्मत नहीं रहेगी तो मेरे मंथली एक्सपेंसेस कहाँ से निकलेंगे। तो अगर मैंने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है तो जब मैं रिटायर होऊंगा जिस एज पे, उस एज से जो है मेरे को एक मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये आपको एक रिटायरमेंट प्लान देती है। अब रिटायरमेंट प्लान में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है इमीडिएट एन्युटी और एक होता है डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। सिंपल सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। इमीडिएट एन्युटी क्या होती है, अब नाम से पता लग रहा है इमीडिएट मतलब एकदम से, नेक्स्ट मंथ से। तो लेट से मेरे पास आज 20 लाख रुपए हैं, लमसम मेरे पास आए और अब मैं इस 20 लाख रुपए से अपनी एक इनकम जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं इमीडिएट एन्युटी अगर मैं एक पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं ये 20 लाख रुपए डालता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरे को जो है मंथली इनकम चाहिए, तो ये जैसे मैं 20 लाख रुपए एक इमीडिएट एन्युटी प्लान के अंदर इन्वेस्ट करूँगा तो अगले महीने से मेरे को मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब वो हर कंपनीज में को आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा कि हर कंपनी के अंदर वो किस रेट पे आपको एन्युटी दे रहे हैं और वो कितना अमाउंट बनता है। तो हर किसी के लिए वो अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एज एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब तक के लिए एन्युटी चाहते हैं, मतलब पेंशन कब तक के लिए चाहते हैं। अब पेंशन के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब एक ऑप्शन होती है पेंशन फॉर लाइफ, यानी कि मेरे को थ्रू आउट माई लाइफ पेंशन चाहिए। दूसरा होता है कि पेंशन फॉर लाइफ फॉलोड बाय पेंशन फॉर द जॉइंट होल्डर, यानी कि जो मेरा स्पाउस है, स्पाउस को भी पेंशन मिले। तीसरा होता है कि मुझे पेंशन चाहिए कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए, कि मेरे को 15 साल के लिए या 20 साल के लिए चाहिए। चौथा ऑप्शन ये होता है कि भाई मेरे को 20 साल के लिए चाहिए पर जो मैंने पैसा दिया मुझे वो वापस भी चाहिए, तो ये होता है एन्युटी फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो ये सारी ऑप्शंस कंपनीज ने आपको रिटायरमेंट प्लान के अंदर दी हुई हैं, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट प्लान जो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वो आता है यूलिप प्लान। अब ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। तो ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या करता है, ये यूनिट लिंक पॉलिसी यानी कि म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को इंश्योरेंस के अंदर लेके आता है और ये आपके प्योर टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी ऐड कर देता है। तो ये एक ब्लेंड बन जाता है, एक मिक्स बन जाता है, यानी कि एक पॉलिसी जो आपको आपका रिस्क भी कवर करेगी और साथ साथ आपके पैसे को इन्वेस्ट भी करेगी मार्केट में और मार्केट से जो रिटर्न्स आएंगी वो आपको देगी। तो इसमें अब दोनों फ़ायदे हो गए, भाई आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया और आपका रिस्क भी कवर हो गया। अब आप देखिए रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब लेट से आपने 25 लाख का रिस्क जो है एक इंश्योरेंस प्लान में कवर किया। अब 25 लाख का आपका सम एश्योर्ड है, उसके लिए आप जो है प्रीमियम दे रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है कि अगर आपने लेट से 50,000 का प्रीमियम दिया तो वो 50,000 के प्रीमियम में से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, एलोकेशन चार्ज,
और आपका मोर्टेलिटी चार्ज डिडक्ट कर लेगी और जो बाकी पैसा होगा वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी। आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका पैसा मार्केट में कहाँ लगना चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपको वो डिफरेंट फंड्स का ऑप्शन देती है कि भाई अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड है। अगर आप बैलेंस रखना चाहते हैं कि भाई आधा 50% जो है वो आप इक्विटी में डालना चाहते हैं, 50% डेट में, तो आपके लिए बैलेंस फंड है। जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं, अप्रोच रखते हैं, उनके लिए कंजर्वेटिव फंड है। तो ये क्या करता है, ये जो यूनिट लिंक पॉलिसी है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आपका पैसा मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट हो वो आप खुद डिसाइड करिए। तो कंपनी आपको ये बेनिफिट दे रही है। एंडोमेंट प्लान के अंदर, क्योंकि वो एक सेविंग्स प्लान है जो हमने पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे मार्केट से कोई लिंक नहीं है। तो वो जो सेविंग प्लान जो आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं वो पैसा एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलता है, इसलिए वहाँ पे रिटर्न कम होता है। तो जो लोग ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, जो थोड़ा रिस्क उनका एपेटाइट ज़्यादा है, तो वो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप ले सकते हैं, जहाँ पे कि उनका जो पैसा है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो ये हो जाता है यूनिट लिंक प्लान। तो अभी हमने जो है ये 4 टाइप के प्लान देखे कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो आपकी लाइफ के रिस्क को कवर करती है, वो आपको 4 तरह के जो है मेन हेड्स जो हैं वो 4 तरह के प्लान प्रोवाइड करती है। एक हो गया टर्म इंश्योरेंस, आपकी स्क्रीन पे है। एक हो गया आपका एंडोमेंट प्लान। तीसरा हो गया आपका रिटायरमेंट प्लान। और चौथा हो गया आपका यूनिट लिंक प्लान। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हम टर्म पॉलिसी की बात करें, अभी हम बाकी प्लान्स को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे से आप कम से कम प्रीमियम लो और हमारे को मैक्सिमम समय छोड़ दो, तो हमारे को एक टर्म पॉलिसी लेनी है। ठीक है, तो अब टर्म पॉलिसी अगर आप लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई टर्म पॉलिसी लेते हुए, ताकि आप अपने लिए बेस्ट प्लान चूज़ कर सकें। तो आइए अब हम देखते हैं कि टर्म पॉलिसी के अंदर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टर्म पॉलिसी खरीदते हुए। तो सबसे पहली चीज़ हम टर्म पॉलिसी की देखते हैं कि भाई हमें अगर टर्म पॉलिसी लेनी है तो टर्म पॉलिसी के अंदर हमें कितने टाइम का टर्म लेना है, यानी कि मेरे को अपनी लाइफ पे जो रिस्क कवर चाहिए वो कितने सालों के लिए चाहिए। आज मैं 30 साल का हूँ, तो क्या मेरे को 60 साल तक का रिस्क कवर लेना चाहिए, या मेरे को 80 साल तक का लेना चाहिए, या कुछ कंपनी 99 ईयर्स तक का भी रिस्क कवरेज देती है तो 99 का लेना चाहिए। अब हर एक टर्म के अलग पहलू हैं, उनके अलग बेनिफिट्स हैं। तो चलिए हम क्विकली देखते हैं कि हमारे के लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से अगर प्रीमियम इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर मी, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास पैसे हैं देने के लिए और मेरे को बहुत कम पैसों का प्रीमियम अगर नहीं चाहिए तो मेरे को मैक्सिमम टर्म लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है? लेट्स से आज मैं 30 साल का हूँ और मैंने 85 तक का, जो मोस्ट कंपनीज मार्केट में कवर दे रही हैं, मैंने 85 तक का कवरेज ले लिया। अब 85 तक का कवरेज लेने का मतलब ये होगा कि अब मैं हर साल प्रीमियम दूंगा और हर साल प्रीमियम देने से मेरा रिस्क कवर बना रहेगा मेरी लाइफ पे। और खुदा न खास्ता अगर 85 ईयर्स तक, यानी कि जब तक मैं 85 साल का नहीं होता तब तक अगर मेरी डेथ होती है बीच में कभी भी, तो कंपनी जो है मेरे नॉमिनी को वो लमसम पैसा दे देगी। अब 85 साल एक काफ़ी लंबी टर्म है और किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है। और आज अगर मैं 30 साल का हूँ और मैं अगले 45 भी नहीं, अगर मैं अगले 55 साल के लिए कवरेज लेके चल रहा हूँ, तो मैं ये रिस्क एटलीस्ट मैंने कवर कर लिया है कि यार अगले 55 साल में अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी फैमिली को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो खर्चा है वो आगे चलता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ कंपनीज़ आज की डेट में एक ऑप्शन और भी देती हैं कि भाई अगर आपने अपनी पॉलिसी 25 साल चला ली और आप 65 साल के हो गए हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी पूरी हो गई है, मतलब 65 ईयर्स का होना ज़रूरी है, तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि भाई आपने जो पैसा दिया है वो आप वापस लेके पॉलिसी बंद कर लीजिए। तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप 65वें साल में जाके अपना प्रीमियम वापस लेके पॉलिसी बंद कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप 85 तक का कवरेज लेते हैं तो आपका ये रिस्क कवर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपका प्रीमियम जो है वो आप हर साल दे रहे हैं, राइट। बट अगर आपको लगता है कि यार ये प्रीमियम ज़्यादा है और मेरे को अभी कम प्रीमियम चाहिए, तो और कम प्रीमियम के लिए क्या कर सकते हैं, आप टर्म कम कर सकते हैं। तो आप जितना टर्म कम करेंगे आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 60 साल तक का कवर लेता हूँ तो उसका प्रीमियम कम होगा वर्सेस अगर मैं 85 तक का कवर लेता हूँ।
तो अगर प्रीमियम मेरे पास आज लिमिटेड पैसे हैं और मेरे खर्चे इतने हैं कि भाई मैं रिस्क कवर करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, तो जितना ही मैं खर्च कर सकता हूँ तो उस ब्रैकेट में लाने के लिए मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं पॉलिसी की टर्म कम कर लूँ। यानी कि यार 60 साल तक मेरे जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी। आज मैं 30 साल का हूँ तो मैं 30 साल तक के लिए कवरेज लेता हूँ, मैं 55 साल के लिए नहीं लेता। और 60 साल तक अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो देन आई डोंट थिंक कि मेरे को आगे ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आज मैं अभी ये 30 साल की टर्म ले लेता हूँ और आगे जब मेरी इनकम बढ़ेगी मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरी क्वालिफिकेशन के साथ, तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम से मैं आगे एक और टर्म पॉलिसी ले सकता हूँ जहाँ पे मैं टर्म बढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपको कम प्रीमियम में आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड चाहिए तो आप टर्म कम कर सकते हैं। तो अगर आप टर्म कम रखेंगे तो आपका प्रीमियम कम होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। रिकमेंडेड क्या है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आप जो है वो किस तरफ जाना चाहते हैं। बट रिकमेंडेड है कि अगर आप मैक्सिमम टर्म के लिए अपने आप को कवर करें सो दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉमिनी गेटिंग अ सम एश्योर्ड इज़ हायर, राइट। सो पहली चीज़ टर्म ऑफ द पॉलिसी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि भाई अब मैं हर साल रेगुलर पे करूं, यानी कि मैं अगर मैं 30 साल का हूं और 85 तक का कवरेज ले रहा हूं तो यार मैं अगले 55 साल तक हर साल पे करूं, या फिर मैं लिमिटेड पे ऑप्शन ले लूं कि भाई ठीक है मैंने कवरेज तो 85 साल तक के लिए ले लिया पर मैं अभी जो है 5 साल या 10 साल ही पे करना चाहता हूँ। अब इसमें कुछ गलत या सही नहीं है कि क्या रेगुलर पे ठीक है या लिमिटेड पे ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप किस तरह के इंसान हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। यानी कि आप ये कहते हैं कि यार मेरे को लाइबिलिटी नहीं लेनी है अगले 55 साल की, यार 5 साल में ही मैं इसको पूरा करके इससे फारिग होना चाहता हूँ, या फिर मैं सिंगल पे करके भी फारिग होना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सिंगल पे या लिमिटेड पे ले सकते हैं। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं थोड़ा फाइनेंशियली सेवी हूँ, मतलब कहने का ये है कि मैं अगर लिमिटेड पे ऑप्शन लेता हूँ या 10 साल तक पे करूँगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो अगर आप लेट से 15,000 रुपये साल के दे रहे हैं और अगर आपने कहा कि नहीं यार मैं अब 55 साल ना दे के मैं सिर्फ 10 साल दूंगा, तो आपका वो 15,000 का प्रीमियम जो है वो बढ़ के 30-40, ये एक रफ एग्जाम्पल है, लेट से 30-40 हज़ार हो जाएगा। तो अब आप कहते हैं यार ठीक है मैं 40,000 रुपये 5 साल या के लिए देता हूँ और मैं जो है उसके बाद आगे पे नहीं करूँगा। बट दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप 15,000 ही दें और जो बचे हुए 25,000 हैं अगर आप उस 25,000 को कहीं और इन्वेस्ट करें तो वो 25,000 आपको जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना अच्छा रिटर्न दे देंगे जिससे कि आपके आगे के फ्यूचर प्रीमियम्स जो है वो इसी इन्वेस्टमेंट से जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में समझाया है कि भाई आपके लिए रेगुलर प्रीमियम बेटर है या लिमिटेड पे ऑप्शन बेटर है। तो अब एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ कुछ राइडर्स प्रोवाइड करती है। अब नॉर्मली क्या होता है, राइडर जो हैं वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि भाई हमारे को लिमिटेड प्रीमियम चाहिए, हमें राइडर नहीं चाहिए यार, बस हमें मरने पे चाहिए। पर अगर हम इन राइडर्स को हम ध्यान से देखें, ये राइडर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब वेवर ऑफ प्रीमियम एक राइडर है। अब वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर क्या कहता है? वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर कहता है कि भाई अगर मेरे को, यानी कि अगर मैं लाइफ एश्योर्ड हूँ पॉलिसी में, मेरे को अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आगे का जो फ्यूचर प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा। अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई एक आदमी है, वो 40 साल का है, उसकी टर्म इंश्योरेंस है और उसने वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया हुआ है। अब 44th ईयर में उसको कैंसर डिटेक्ट होता है स्टेज 2 का। हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब कैंसर डिटेक्ट हो गया, अब कैंसर का इलाज भी चलेगा, वो खर्चा भी है, और इधर से ये भी डर है कि भाई इधर प्रीमियम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर एक चीज़ ऐसी है कि यार आज नहीं तो कल पता लगा कि भाई डेथ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये पॉलिसी भी चलानी है। तो अगर हमने वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया हुआ है तो उससे क्या होगा कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो फ्यूचर के प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क कवर आपका बना रहेगा और पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। तो अगर एक छोटे सा अमाउंट ऐड करके अगर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है तो ये डेफिनेटली ये राइडर आपके लिए बेनिफिशियल है। एक और राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या बोलता है?
अब हम ये कहते हैं कि भाई लेट्स से हमने 10 लाख रुपए का एक क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर दिया पॉलिसी में। अब ये जो 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड किया तो इससे डेफिनेटली जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा थोड़ा। तो अब ये प्रीमियम एक्स्ट्रा देने से क्या बेनिफिट है? ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देने से बेनिफिट ये है कि अगर आगे चल के कभी भी कोई अगर क्रिटिकल इलनेस जिसकी एक लिस्ट होती है, अभी ये 33 डिजीज़ हैं, 40 डिजीज़ हैं, 20 डिजीज़ हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको वो चेक करना ज़रूरी है कि क्रिटिकल इलनेस में कौन सी डिजीज़ की लिस्ट है। तो जितनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होगी उतना ही बेनिफिट होगा, यानी कि चांसेस आपके बेटर रहते हैं कि कल को अगर हमें इनमें से कोई डिजीज़ होती है तो जो सम एश्योर्ड है वो कंपनी आपको वो अपफ्रंट दे देती है। यानी कि अगर मैंने 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस लिया और खुदा ना खास्ता अगर आगे चल के वो डिजीज़ हो गई तो वो 10 लाख रुपए कंपनी डायग्नोज पे ही आपको दे देगी कि इससे आप अपना इलाज करा सकते हैं और आपके आगे के जो फ्यूचर प्रीमियम्स है वो वेव ऑफ हो जाएंगे। तो ये जो राइडर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये देखिए कि आप लाइफ के किस स्टेज पे ये टर्म पॉलिसी ले रहे हैं, ए बी आपका हेल्थ कैसी है, आपकी जेनेटिकली और फिज़िकली आप कितने साउंड हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके यहाँ कोई हेरिडिटरी डिजीज़ तो नहीं है जो कि जिसके चांसेस हैं। तो उसको नज़र रखते हुए और प्रीमियम को देखते हुए ये राइडर्स जो हैं ये आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमें टर्म ऑफ द पॉलिसी, रेगुलर पे या लिमिटेड पे ये देखना है, हमारे को राइडर्स ऐड करने हैं या नहीं करने हैं ये देखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी होती है जब हम कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कि कंपनी का क्लेम्स पेड रेशियो कितना है। अब क्लेम्स पेड रेशियो सिंपल टर्म है, आपने जगह सुना भी होगा और आपने हर जगह कंपनीज जो है एडवर्टाइज भी करती हैं कि भाई हमारा क्लेम्स पेड रेशियो 98% है, 99% है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी का क्लेम्स पेड रेशियो 99% है तो 100 में से जो है वो 99% क्लेम पे करती है। अब आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि क्लेम पेड रेशियो दो तरीके से होता है, एक कि भाई नंबर ऑफ क्लेम्स और एक होता है वैल्यू ऑफ क्लेम, यानी कि अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैंने 100 में से 99 क्लेम पे किए तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ एक ही क्लेम रिजेक्ट किया, मैंने 99 पे कर दिए। पर मुझे क्या पता है कि वो एक क्लेम जो था वो एक क्लेम 50 करोड़ रुपए का था जो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो वॉल्यूम पे तो मैं 99% हूँ, पर जब मैं उसको वैल्यू पे देखता हूँ तो मैं 93% हूँ। तो इसलिए दोनों चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है कि क्लेम्स पेड रेशियो अमाउंट में और क्लेम्स पेड रेशियो जो है वो वॉल्यूम के में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये चेक कर सकते हैं कि अर्ली क्लेम पेड रेशियो कितना है और नॉन अर्ली कितना है। अब एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं और हमें नहीं पता होता। अर्ली क्लेम पेड रेशियो क्या होता है? तो अगर 3 साल के अंदर डेथ होती है तो उसे बोलते हैं हम अर्ली क्लेम पे, उस क्लेम को जो वो पे करते हैं और उस रेशियो को हम बोलते हैं अर्ली क्लेम पेड रेशियो। और अगर 3 साल के बाद डेथ होती है तो वो नॉन अर्ली होती है। तो कंपनी का अर्ली क्लेम पेड रेशियो कितना है? तो पता लगा कि नॉन अर्ली क्लेम पेड रेशियो तो बहुत अच्छा है कि भाई 3 साल के बाद जहाँ डेथ होती है तो कंपनी जो है वो 100 में से 99 लोगों को क्लेम दे देती है। पर अगर पहले 3 साल के अंदर डेथ होती है तो कंपनी जो है वो 10 में से सिर्फ 3 को ही पे करती है। तो इसका मतलब ये हुआ दो चीज़ें, एक या तो कंपनी स्ट्रिक्ट है वो पे नहीं कर रही, दूसरा कि कंपनी की जो क्वालिटी ऑफ सेल्स है वो ठीक नहीं है, इसीलिए जो है वो क्लेम्स जो है वो फ्रॉडुलेंट है और कंपनी उनको पे नहीं कर रही है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट चीज़ जो आती है हमें ये देखना है कि कंपनी का सर्विस कल्चर कैसा है, कंपनी कस्टमर्स को कितनी कन्वीनियंस देती है इन टर्म्स ऑफ सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं, तो आप इसको अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो अभी हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस से हम कैसे अपने लाइफ के रिस्क को कवर कर सकते हैं। तो लाइफ के रिस्क को कवर करने के लिए हमारे को एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, और अगर हम डिफरेंट प्लान्स लेना चाहते हैं, यानी कि हम एंडोमेंट पॉलिसी लेना चाहते हैं या रिटायरमेंट प्लान लेना चाहते हैं या यूलिप प्लान लेना चाहते हैं जो कि सबका मिक्स है, मतलब उसमें इंश्योरेंस भी है और उसके अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी है, तो अकॉर्डिंगली हम वो चूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हेल्थ के रिस्क को हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो जैसे लाइफ के रिस्क को हम लाइफ इंश्योरेंस से कवर करते हैं, वैसे ही हेल्थ के रिस्क को हम हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करते हैं। अब मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कि हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस के डिफरेंट प्लान्स जो हैं प्रोवाइड करती हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है? हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो
दो तरह से काम करता है। एक होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि मैंने अपनी लाइफ को अपनी हेल्थ को इंश्योर कराया है, और कल को अगर मेरे को हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस खर्चे को जो है वो पे करेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक इंडिविजुअल पे होती है या फिर वो एक फैमिली फ्लोटर होती है। इंडिविजुअल मतलब मेरी इंडिविजुअल लाइफ को कवर कर रही है वो, और फैमिली फ्लोटर मतलब वो फैमिली को कवर करती है, यानी कि जो वो सम एश्योर्ड होता है आपका वो फैमिली के लिए होता है। तो उसमें किसी एक सिंगल के लिए नहीं है, वो चारों फैमिली के लिए है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट से 25 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो, और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो इन चारों का जो है वो फ्लोटर सम जो है वो 25 लाख है। और अगर मैं इंडिविजुअल सम एश्योर्ड लेता हूँ तो यानी सिर्फ मेरी ही हेल्थ के लिए जो है वो सम एश्योर्ड जो है वो 25 लाख रुपए है। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि ये कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो कि कंपनीज़ आपको हेल्थ इंश्योरेंस में प्रोवाइड करती हैं। तो डेफिनेटली जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आपको ये स्टैंडर्ड फीचर्स जो है वो देखने चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। पर हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लेट्स से अगर आप मैरिड हैं और अभी जो है आपने आगे फैमिली प्लानिंग करनी है, तो आप वो प्लान देखिए जहाँ पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता हो। अब कई कस्टमर्स जो हैं वो प्रीमियम को देखते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं कि भाई डेफिनेटली अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट लेंगे तो उसके अंदर प्रीमियम ज़्यादा होगा। क्योंकि गारंटीड है कि भाई ऑलमोस्ट कि जब बेबी तो होगा, अगर आप फैमिली प्लान करेंगे तो उस केस में खर्चा होगा और वो कंपनी बियर करेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो है आपको फीचर्स को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो चलिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे नज़र डालते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे कि हमारा जो क्लेम्स रिजेक्ट होने का चांस है वो बढ़ जाता है। तो लेट्स लुक एट द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक, जिसकी वजह से उनको क्लेम नहीं मिलता और बाद में वो जो है अपने एक्सपीरियंस को बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर कंपनी के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि भाई कंपनी जो है वो क्लेम नहीं देती। सबसे पहली चीज़ जो हम गलती करते हैं जब हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को छुपाते हैं, नहीं बताते, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को डायबिटीज़ है तो मेरे को वो डायबिटीज़ मुझे फॉर्म पे डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा और अगर उससे कोई कॉम्प्लिकेशन आगे होता है जहाँ पे कि हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन होने के टाइम पे अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है कि भाई इसको पेशेंट को तो डायबिटीज़ है और जब इन्होंने हमारे से पॉलिसी ली तब इन्होंने हमें ये बताया नहीं कि डायबिटीज़ है, तो वहीं पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ये पॉलिसी लेते हैं तो कोई एडवाइज़र जो हमारे पास आता है, क्योंकि उसको वो पॉलिसी इशू करानी होती है और हमें भी होता है कि यार पॉलिसी मिल जाए, तो जहाँ पे बता के और डिज़ीज़ को डिक्लेयर करके लगता है कि शायद पॉलिसी ना मिले तो चलो हम इसको नहीं बताते और हम पॉलिसी को इशू कर देते हैं। पर हम एक बात भूल जाते हैं, और ये अब मैं आप सबके लिए इंक्लूडिंग मेरे लिए भी एप्लीकेबल होती है, कि जब भी कभी इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल जाते हो और हॉस्पिटल में जाके जब डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कब से ये प्रॉब्लम हो रही है, तब हमें कुछ याद नहीं आता है कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या छुपाया है। तब पेशेंट जो है वो वहाँ पे सच बोलता है और वो बढ़ा के बोलता है कि मेरे को ये भी दिक्कत हो रही है, मुझे वो भी दिक्कत है, मुझे इतने टाइम से ये प्रॉब्लम है। तो होता क्या है, जब हम इमरजेंसी में जाके वहाँ पे जब डॉक्टर के सामने सारा सच बोलते हैं तो हमारा सारा सच जो होता है वो कागज़ों में लिखा जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम हो है जो इतने सालों से है और आज जो है ये इस प्रॉब्लम की वजह से एडमिट हुए हैं। तो जब ये पेपर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और इंश्योरेंस कंपनी जब देखती है कि भाई इंश्योरेंस लेने के टाइम पे तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, तो वहीं पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो प्लीज़ अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को डिस्क्लोज़ ज़रूर करें। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं जहाँ पे कि आगे आपका क्लेम रेपुडिएट हो सकता है। तो आप इस रिस्क को फिर मान के चलिए कि क्लेम रेपुडिएट होने के चांसेस पूरे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कभी आप पहले हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करिए। अगर कोई आपकी सर्जरी हुई है आप उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करिए। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर हॉस्पिटल को या इंश्योरेंस कंपनी को ये पता होता है कि ये जो पेशेंट है क्या कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो अगर कभी आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और कोई अगर आप सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, चाहे वो 3 साल 4 साल 5 साल पहले की बात हो, पर आप उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करिए। क्योंकि अगर आप वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे
और बाद में अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको कोई दिक्कत आती है और उस दिक्कत और आप हॉस्पिटल जाते हैं और इमरजेंसी में डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तब आप बताते हैं कि हाँ जी 2012 में मेरी ये सर्जरी हुई थी या 2014 के अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो तब आप जब ये सारा डिस्क्लोज़ करेंगे तो वो चीज़ जो है इंश्योरेंस कंपनी को पता लगते ही आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एक और रीज़न होता है क्लेम रिजेक्ट होने का, जब आपका कैशलेस क्लेम नहीं होता। कैशलेस मतलब ये होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका जो अप्रूवल है वो इंश्योरेंस कंपनी से आ जाता है, तो आपको कैश नहीं पे करना पड़ता, मतलब इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो वो कैशलेस है। दूसरा होता है रिम्बर्समेंट, कि जिस हॉस्पिटल से आपने अपना ट्रीटमेंट कराया वो उनकी एम्पैनल लिस्ट पे नहीं है, तो अगर वो उनकी एम्पैनल लिस्ट पे नहीं है तो उस केस में वो कैशलेस नहीं होता। आप डिस्चार्ज होने के बाद जब मतलब वहाँ पे आप खुद पेमेंट करते हैं, जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो सारे बिल्स लगा के वो आप कंपनी को रिम्बर्समेंट के लिए भेजते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रिम्बर्समेंट के लिए भेजते हैं तो हम वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं भेजते, डिस्चार्ज समरी, ओरिजिनल बिल्स, तो हम क्या करते हैं फोटोकॉपी दे देते हैं, या कोई एक आधा जो है हॉस्पिटल से हमें नहीं मिला होता तो जो मिलता है हम उसी का पैकेट बनाते हैं और वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। तो वहाँ पर भी जो है वो डिले के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपनी फिर आगे क्वेश्चन मार्क रेस करती है कि हमारा ये बिल मिसिंग है या इसमें ये ओरिजिनल मिसिंग है, हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और उससे क्या होता है कि इनकन्वीनियंस होती है। तो आप सोच रहे होते हैं कि पैसा अकाउंट में आएगा क्योंकि आपका खर्चा हुआ है, पर कंपनी आपसे जो है वो और डॉक्यूमेंट्स मांगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप रिम्बर्समेंट के लिए फ़ाइल कर रहे हैं तो आप सारे ओरिजिनल बिल्स लेके आप उनकी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखिए, बट ये इंश्योर करिए कि डिस्चार्ज समरी, आपकी सारी पेमेंट की रिसीट्स, सारे आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स, जब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डिस्चार्ज होइए, नहीं तो आपको फिर हॉस्पिटल दोबारा जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आपको जो है रिम्बर्समेंट के लिए फ़ाइल करना पड़ेगा। तो तीसरी चीज़, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप अपने जो क्लेम है वो फाइल करिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर देयर आर टू थिंग्स जो आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वो ये कि एक होता है नेम एलिमेंट वेटिंग पीरियड। तो इसमें क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको बताती है कि भाई अगर आप हमारे से पॉलिसी ले रहे हैं तो ये लिस्ट ऑफ डिजीज़ हैं जिनको हम 2 साल के बाद या 3 साल, नॉर्मली 2 साल का पीरियड होता है कि इसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है, मतलब हम इसको 2 साल से पहले कवर नहीं करेंगे। तो ये समझना और देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई ये नेम्ड एलिमेंट्स कौन सी हैं जिसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। अब फॉर एग्जांपल मैं कैटरेक्ट का एग्जांपल देता हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है कि यार कस्टमर ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। अब हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जब भी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तब हम हेल्थ इंश्योरेंस जो है सोचते हैं ले लें, ठीक है। अब विदाउट रियलाइजिंग कि हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने ले लिया, पर ये डिजीज़ जो है ये तो 2 साल के बाद कवर होंगी। अब अगर विद इन 2 ईयर्स उनमें से कोई ऐसी कैटरेक्ट या कोई अगर दूसरी बीमारी जो उसमें लिस्ट के अंदर है अगर वो हो जाती है तो पहले 2 साल में उसका कवर नहीं मिलता। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस तब ले लेनी चाहिए जब हम हेल एंड हार्टी हैं, क्योंकि जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हेल्थ इंश्योरेंस हमारे को नहीं मिल पाएगी, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो हम हेल्दी लाइफ में ही कवर कर लें, सो दैट कि खुदा न खासा जब हमें आगे ज़रूरत पड़े तो वो सारी एलिमेंट्स भी कवर्ड हों, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वो भी कवर्ड हों। अब ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या है? अगर लेट से मेरे को एक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और अगर मैं फॉर्म पे डिस्क्लोज़ करता हूँ मुझे डायबिटीज़ है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है? वो या तो बोल सकती है कि भाई हम आपको देंगे हेल्थ इंश्योरेंस पर हम आपसे जो है प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेंगे, एक ऑप्शन है। ऑप्शन बी कंपनी ये बोल सकती है कि भाई हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे पर हम डायबिटीज़ कवर नहीं करेंगे, मतलब हम इसको परमानेंटली एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के अगर कोई प्रॉब्लम होएगी हम कवर करेंगे। सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3 है कि कंपनी बोलती है कि ठीक है जी, हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं पर जो ये डायबिटीज़ है इस डायबिटीज़ को हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में डाल रहे हैं और इसका 4 साल का वेटिंग पीरियड है और हम इसको 4 साल के बाद कवर करेंगे। अब बताकर 4 साल के वेटिंग पीरियड के साथ लेना इज़ मच बेटर देन छुपाकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। अब कुछ कंपनीज क्या हैं वो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लेती हैं और वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के जो वेटिंग पीरियड है उसको 3 साल या 2 साल कर देती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप हेल एंड हार्टी हैं, आपको लगता है अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो मैं जो हूँ
4 साल का वेटिंग पीरियड मेरे लिए ओके है और मैं ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में जब आप अपनी डिजीज़ डिस्क्लोज करते हैं तो वहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, नेम्ड एलिमेंट्स जो हैं ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये नेम एलिमेंट्स का जो है वो 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो अगर 2 साल के अंदर अगर उनमें से कोई बीमारी होती है जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उस केस में जो है वो कवर नहीं मिलेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम पे, या तो एजेंट हमें बताता नहीं है या वो बताता है तो हम उसमें ध्यान नहीं देते और हम भूल जाते हैं। और फिर जब हमें ये लगता है कि यार मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, कुछ भी होगा वो कवर हो जाएगा। बट अगर वो नेक्स्ट 1 ईयर में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो उसके अंदर जो है वेटिंग पीरियड है तो वहाँ पे क्लेम नहीं मिलता। दैट इज़ व्हेन आवर एक्सपीरियंस गोज़ बैड। तो आप इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। तो अभी हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारे हेल्थ के रिस्क को कवर करती है। तो अभी हमने लाइफ इंश्योरेंस किया और हमने हेल्थ इंश्योरेंस किया। तो लाइफ इंश्योरेंस में टर्म पॉलिसी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसको कवर करना है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ रिस्क को कवर करती है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हमने कवर करे। अब हम थर्ड पे मूव करते हैं और जो कि छोटा एस्पेक्ट है वो है मोटर इंश्योरेंस, यानी कि जब आप एक गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के लिए जो है आपको साथ में इंश्योरेंस भी मिलता है, क्योंकि कार का इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस ये इंपॉर्टेंट है कि कल को अगर इससे कोई एक्सीडेंट होता है या चोरी होता है तो कम से कम आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोटर इंश्योरेंस में है वो ये कि जब भी हम मोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है, हमारा जो माइंड बोलता है यार मैंने पिछले साल इतना पैसा दिया था, इस साल तो मेरे को इससे कम ही देना है क्योंकि उसकी मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम कम प्रीमियम पे जाते हैं। पर हम मोटर इंश्योरेंस के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर देते हैं कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एक होता है ओन डैमेज और एक होता है थर्ड पार्टी। अब जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हर एक गाड़ी के अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है, वो हमें लेना ही लेना है। ओन डैमेज जो है वो वॉलंटरी है, आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो मत लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि अगर मेरी गाड़ी से किसी भी दूसरी गाड़ी को या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, किसी प्रॉपर्टी को, तो उसकी अगर इंश्योरेंस मैंने ले रखी है तो वहाँ पे जो है मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो है आके उस क्लेम को हैंडल करती है। तो ये थर्ड पार्टी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा तो लेट्स से मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी गाड़ी ने जाके किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान किया या जान माल की हानि हो गई, तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई कैसे कर पाऊंगा। तो इसलिए जो है ये मैंडेटरी किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आपको लेना ही लेना है। अब जो ऑन डैमेज इंश्योरेंस है, ऑन डैमेज मतलब कि मेरी गाड़ी को जो नुकसान पहुंचा, ऑन डैमेज, उसका कवर मैंने लिया है या नहीं, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वो लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे को ऑन डैमेज नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए सो दैट कि अपनी गाड़ी में बाहर से किसी मैकेनिक से ठीक करा लूँगा, तो मैं वो ऑप्शन भी ले सकता हूँ। बट क्या ये सही है? नहीं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ऑन डैमेज के अंदर भी अगर आप अपनी गाड़ी का ऑन डैमेज इंश्योरेंस नहीं करते, यानी कि आप अपनी गाड़ी का ऑन डैमेज का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, तो आपकी गाड़ी को जो नुकसान होगा वो आप भरपाई उसको आपको करनी पड़ेगी। तो आपके फाइनेंसेस जो हैं वो हिल जाएंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ और 70-80 हज़ार रुपये का बिल आ गया तो 70-80,000 रुपीज़ आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। बट अगर आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ऑन डैमेज भी ले रखी है तो उस केस में आपको जो है ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ऑन डैमेज के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है, जिसके अंदर रिटर्न टू इनवॉइस, ज़ीरो डेप्रिसिएशन, इंजन कवर, टायर कवर, एमरजेंसी रोड असिस्टेंस, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, उसके बाद होटल स्टे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम जो है वो कम ज़्यादा होता है। अब एक बात और गौर करने लायक है और वो ये है कि जितनी बड़ी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी कॉस्टली है, मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक 25 लाख 20 लाख की गाड़ी चलाता हूँ तो उसमें अगर कोई डैमेज होता है तो उसका बिल भी ज़्यादा आएगा विज़ अगर मेरी गाड़ी 3-4 लाख की है और मुझे पता है कि इसका खर्चा कम आएगा।
सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी की वैल्यू कितनी है, उसकी सर्विस, उसका रिपेयर कितना महंगा है, उस हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस चूज़ करिए। अगर आपकी गाड़ी जो है वो महंगी है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, रिपेयर और सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली अपनी गाड़ी को पूरा इंश्योर कराइए, क्योंकि अदरवाइज़ आप नहीं कराएंगे तो वो जो डैमेज है वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो मोटर को इंश्योर करने के लिए हमारे पास मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ और लाइफ, तो हमने ये 3 इंश्योरेंस को कवर किया। अब हम आगे चलते हैं और आगे आते हैं हम 4th पे। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी रिस्क। अब अभी हमने देखा कि लाइफ को हमें कैसे मैनेज करना है, हेल्थ के रिस्क को कैसे मैनेज करना है, मोटर के रिस्क को कैसे मैनेज करना है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी रिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं। अब प्रॉपर्टी रिस्क को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है। सो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर हमारा हाउस है तो होम इंश्योरेंस है, अगर हमारा ऑफिस है तो ऑफिस इंश्योरेंस है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या प्रॉपर्टी है, उसके लिए जो है वो इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे होम इंश्योरेंस में, कि भाई एक आम आदमी अगर अपने घर को इंश्योर करे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो घर को इंश्योर करने के लिए होम इंश्योरेंस मार्केट में इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास अवेलेबल है। तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो जनरली जो है होम इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को मार्केट में कस्टमर्स तक लेके आती हैं। तो होम इंश्योरेंस के अंदर क्या पार्ट कवर होते हैं? होम इंश्योरेंस में 2 पार्ट कवर होते हैं। एक होता है बिल्डिंग और स्ट्रक्चर जो आपका है वो कवर होता है, और दूसरा है उसका जो कंटेंट है। कंटेंट मतलब कि जो आपके होम के अंदर जो मटेरियल है वो जो है आपका कवर होता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 lakhs अलॉन्ग विद द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कवर। अब इसका प्रीमियम भी जो है वो नॉमिनल आता है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपका 1 करोड़ का आपका घर है और उसके अंदर आपका 10 लाख का मटेरियल है, कंटेंट है, तो वो सब मिला के जो आपका प्रीमियम आएगा वो साल का 5-6 हज़ार, यानी कि 400-500 रुपये महीने के अंदर आपको जो है एक अच्छा होम इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मिल सकता है, राइट। सो होम इंश्योरेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे घर को किससे कवर करता है कि कोई सामान चोरी हो गया, घर के अंदर जो है कोई अर्थक्वेक आया, टूट गया, फ्लैश फ्लड्स आए, उसमें जो है घर बह गया, जैसे कि माउंटेन हिली एरियाज़ में होता है। तो इन सब आपदाओं से जो है आप अपने घर को बचा सकते हैं। अगर ये नहीं हो, और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई एक भी ऐसा इंसिडेंस हो जाए, तो उससे आपको फाइनेंशियल जो है वो इंस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर घर गिर गया, स्ट्रक्चर गिर गया, तो उस घर को खड़ा करने के लिए एक मोटा पैसा लगेगा, राइट। और अगर कल को आपके घर से जो है चोरी हो जाती है सामान की, तो उसके अंदर भी जो है आपके जो है काफ़ी फाइनेंशियल जो है वो इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए होम इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, वो है हमारा कंटिंजेंसी रिस्क। अब कंटिंजेंसी रिस्क क्या होता है, जो हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करते हैं। कंटिंजेंसी रिस्क ये कहता है कि भाई कल को अगर कोई ऐसा रिस्क मेरे सामने आ जाए जो हमने कभी प्लान नहीं किया, तो उसके लिए मैं रेडी होना चाहिए, मेरे को रेडी होना चाहिए कि मैं उस रिस्क को हैंडल कर सकूं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को अगर मेरी जॉब चली जाती है और मेरे एक्सपेंसेस तो चलते रहेंगे, जो मेरी ईएमआईज़ जा रही हैं वो जाती रहेंगी। अगर मेरे कार की ईएमआई जाती है, मेरे घर के लोन की ईएमआई जाती है, तो वो तो चलती रहेगी। तो वो जब तक मेरी अगली जॉब नहीं लगती तब तक के लिए मुझे अपने एक्सपेंसेस मीट करने हैं। तो वो एक्सपेंसेस हम कैसे मीट करें, तो इसे हम बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग। तो कंटिंजेंसी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में हम ये बोलते हैं कि भाई जितना मेरा महीने का खर्चा है, मतलब मेरे ऑफिस का आना जाना छोड़ के ट्रैवल को, तो छोटे जो इस टाइप के खर्चे हैं जो कि ऑफिस आने जाने से रिलेटेड है, तो जो मेरा खाने पीने का खर्चा है, बिजली पानी का बिल है, मोबाइल का बिल है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, कोई मेरा लोन है उसकी ईएमआई जा रही है, तो लेट्स से अगर मेरा महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो कम से कम 4 से 6 महीने के खर्चे जितना अमाउंट, यानी कि 5 से 6 लाख रुपए, वो हमारे को अलग से सेव करके रखना है कंटिंजेंसी के लिए, कि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे मेरा जो जॉब चली जाती है या सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता, तो अगले 6 महीने के लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि मैं अपने घर के खर्चों को चला सकूं। तो इसे हम बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग। तो ये करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब रिस्क को कवर करने के बाद। तो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट देखें, तो आज हमने रिस्क मैनेजमेंट में ये देखा कि हमारे को लाइफ का रिस्क, हेल्थ का रिस्क, मोटर का रिस्क, प्रॉपर्टी का रिस्क और कंटिंजेंसी रिस्क, ये हमारे को 5 चीज़ें जो हैं, अगर हम इनको मैनेज करके चलें तो हम
ये क्लियर हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि भाई अब जो है मैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने आप को मिटिगेट कर लिया है। अब बाकी जो बात आती है वो अगले पिलर पे आती है जो कि इन्वेस्टमेंट की है, कि भाई अब ये सब मैनेज करने के बाद अब अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि भाई अब बाकी पैसे जो मेरे पास सरप्लस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि अगर मेरे पास 1 करोड़ या 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है, मेरे पास 25 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरी मोटर की इंश्योरेंस है, मैंने अपने घर को भी इंश्योर किया हुआ है, और अगर ये सब मिला के अगर मेरा महीने का 5-6 हज़ार रुपया जाता है, तो ये 5-6 हज़ार रुपया इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ माई किड्स स्कूल फ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस जितनी इम्पॉर्टेंट है उतना ही हर महीने ये 5-6 हज़ार या जितना भी अमाउंट आपका बनता है इसको पे करना ज़रूरी है। ये अमाउंट जो आप पे कर रहे हो हर महीने, ये आपको एक सुकून और एक सेटिस्फेक्शन, एक पीस दे रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई रिस्क आता है तो उस रिस्क को हैंडल करने के लिए आप तैयार हो, और ये जो रिस्क है ये आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालेगा। तो आपको फाइनेंशियली वो अपरूट करके नहीं जा सकता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम चाहे किसी भी लाइफ स्टेज में हैं, आज मैं अगर मेरी नई जॉब लगी है, मैं 25-26 साल का हूँ, सबसे पहले मैं अपना रिस्क कवर करूँगा, उसके बाद कंटिजेंसी प्लानिंग करूँगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करूँगा कि हाँ अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, जो हम आगे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और किस हिसाब से करनी है। तो आई एम श्योर इस वीडियो से अभी तक आपको ये क्लियर हो गया कि रिस्क को हम कैसे मैनेज करें जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली चल सके। तो आज जो है हमने रिस्क मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को स्टडी किया। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है रिस्क मैनेजमेंट, तो हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे परस्यू कर सकते हैं, किस किस टाइप के रिस्क होते हैं, और उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड आई एम श्योर अगर हम इन सारे रिस्क को मिटिगेट करके चलें तो कोई भी ऐसा रिस्क हमारे को नहीं दिखेगा जो कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ला सके, चाहे वो लाइफ रिस्क हो, चाहे वो हेल्थ रिस्क हो, चाहे वो मोटर रिस्क हो, या कंटिजेंसी, या फिर वो प्रॉपर्टी रिस्क हो। अगर हमने इन रिस्क को मिटिगेट कर लिया तो हमारे को आगे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कल को कोई अगर ऐसा इवेंट होता है तो फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आएगा और हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो आई एम श्योर इस वीडियो से अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिस्क मैनेज करना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम अगले टॉपिक पे जाएं जो कि हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट पिलर है, विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके लिए भी जो है काफ़ी टाइम चाहिए जिसमें कि हम आपको ये बता सकें कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या रिटर्न्स हैं और क्या रिस्क इन्वॉल्व है। आज के वीडियो में हम अभी इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं सो दैट कि आपको भी टाइम मिले, आप इस रिस्क मैनेजमेंट को डाइजेस्ट कर सकें और हाँ ये देख सकें कि आपने कौन कौन से रिस्क को मिटिगेट किया है और अभी आपको किन किन रिस्क को मिटिगेट करना है। अगर आपको ये अभी तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसी ही वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूँगा एक दूसरे वीडियो में, और वो दूसरा वीडियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि सेकंड पिलर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद, एंड आई एम श्योर आप जो है अगले वीडियो में मुझे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।